साथियों नमस्कार, मैं अंचल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। और हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को कर रहे हैं, उसी क्रम में यह पार्ट 8 है। ओके दोस्तों, लगातार हम लोग और इस क्रम को आगे बढ़ाए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूं कि काफी टॉपिक्स हम लोग कवर कर रहे हैं। कुछ समय और लगेगा भी इन टॉपिक्स को रिवाइज करने में, इन टॉपिक्स को समझने में, आगे के टॉपिक के साथ इनको समायोजित करने में, क्योंकि आगे जो आपको आने वाला है टाइम एंड वर्क, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा, जो टॉपिक आपके सामने आने वाला है वो आपकी पूरी परीक्षा लेगा। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि हम लोग रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है मेरा कि मैं शुरुआत से नंबर सिस्टम आपको पढ़ाते हुए लाऊंगा, नॉट एट ऑल। हम लोग रिवीजन करते हैं नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक के साथ में का मतलब क्या होता है कि क्रॉस मल्टीप्लाई का रिवीजन हमने पिछली ऑडियो में भी किया था, पिछले लेक्चर में भी किया था, राइट। तो वो एक रिवीजन होता है। सेम एज हम बार बार एलसीएम लेते हैं, तो वो एलसीएम का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नंबर सिस्टम की कई चीजों को हम लोग और आगे भी दोहराएंगे दूसरे टॉपिक के साथ में, तो वो लोग हम तब उस समय पर हम लोग नंबर सिस्टम का रिवीजन कर रहे होंगे। तो रिवीजन का अर्थ ये नहीं होता कि आप पुरानी चीज को पढ़ लो। पुरानी चीज को दोबारा पढ़ना तो रिपीटेशन है, इट इज नॉट द रिवीजन। ठीक है, वी आर नॉट हियर टू रिपीट, वी आर हियर टू रिवाइज एंड लर्न। ओके, तो हम लोग नए टॉपिक सीखेंगे और उस टॉपिक के थ्रू पुराने टॉपिक का रिवाइज करेंगे। ठीक है, मेरे से एक बात आई थी, एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर हम लोग आप रिवाइज कब कराएंगे। तो उनका ही प्रश्न था कि हम लोग रिवाइज कब करेंगे, क्योंकि वो कहते हैं कि ज्यादा हो जाता है तो रिवीजन छूट जाता है, प्रैक्टिस छूट जाती है। तो उनके लिए एक आंसर है कि हम लोग रिवाइज करेंगे, हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। और रिवाइज हम लोग नए टॉपिक के साथ में पुराने टॉपिक को पढ़कर करते हैं। क्लियर? रिवाइज का अर्थ ये होता है, रिवाइज का अर्थ रिपीटेशन कभी नहीं होता। इस बात को बिल्कुल अपने माइंड से निकाल दो। यदि आप किसी बुक को बार बार पढ़ रहे हो ना, तो आप रिवाइज नहीं कर रहे हो उस बुक को, यू आर रिपीटिंग दैट बुक। ओके, रिवीजन इज व्हेन यू कैन अप्लाई द पास्ट दैट यू हैव लर्नड। जो आपने पहले सीख लिया है उसको आप आगे अप्लाई कर सको, वो होता है आपका रिवीजन। ठीक, तो हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए, एक प्रश्न था जहां मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। दूसरा तरीका भाई ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, एकदम हवा का तरीका है, नॉट एट ऑल। ओके, हवा का नहीं है, पर थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो आसान हो जाएगा। क्यों आसान हो जाएगा आप समझिए। प्रश्न था आपका 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5,000 रुपए का 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। यह प्रश्न था और हमने इसके लिए एक ट्रिक लगाई थी, P इंटू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर मल्टीप्लाई 300 प्लस आर अपॉन 100। ये हमने ट्रिक लगाई थी। कठिन ट्रिक है यार, याद नहीं होती है। आपको याद हो गई हो, दैट इज वेरी गुड, बट मुझे याद नहीं होती है। जब जो चीज मुझे याद नहीं होती है मैं उसको ज्यादा याद भी नहीं करता। ठीक है, समझिए। देखिए, मैं बार बार आपसे क्या बोलता हूं कि भाई कि एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है। ठीक, अब मुझे आप एक चीज बताइए, क्या 3 वर्षों में से एक वर्ष में कोई अंतर आएगा? नहीं आएगा। जो अंतर आएगा वो 2 वर्षों का होगा, राइट, दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का। ठीक है, चलिए। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है बताइए। मैंने जब चक्रवृद्धि ब्याज को शुरू किया था तब मैंने आपको इसका मतलब बताया था, और यही होता है रिवीजन। हम लोग रिपीट नहीं करेंगे, हम लोग रिवाइज करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ठीक, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो 2 वर्षों वाले सवाल में भी काम आएगी यदि आप ट्रिक को भूल जाते हैं तो। ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को नहीं भूलता है व्यक्ति। मैं अगर बात करूं या जितना मेरा इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को नहीं भूलते, हम लोग ट्रिक को भूलते हैं। तो कॉन्सेप्ट तो दिमाग में रखो ना यार। ठीक है, अच्छा, इस प्रश्न को हम करने से पहले 3 वर्ष के हम 2 वर्षों वाले प्रश्नों को करते हैं। ठीक है, उससे फायदा यह होगा हम लोग आसानी से ग्रैब कर पाएंगे कि ये मैं जो बताना चाह रहा हूं वो है क्या आखिर।
ठीक है, प्रश्न लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में किया था। 12,000 रुपए का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर होगा, राइट। और हमने आसानी से कर लिया था यार कि P/R² करके बहुत आसानी से प्रश्न हो गया था, लेकिन अब मैं दूसरे तरीके से करना चाहूंगा। अच्छा बताइए, पहले साल में ब्याज कितना आएगा? पहले साल में भाई 12,000 रुपए पर 5% की दर से चाहे चक्रवृद्धि ब्याज निकालो चाहे साधारण ब्याज निकालो, 600 रुपए आएगा, राइट। चलिए, आपने देख लिया कि पहले साल में 600 रुपए है। अब देखिए दूसरे साल में साधारण ब्याज तो 600 ही रहेगा भाई, साधारण ब्याज तो हर साल इक्वल होता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिल जाती है, राइट। तो चक्रवृद्धि ब्याज में जो आपका अमाउंट 12,000 है, अब वो बढ़कर 12,600 रुपए हो गया। 600 रुपए की ब्याज इस पर काउंट हो गई, राइट। इसमें जुड़ जाती है, तभी तो ब्याज पर ब्याज हो गई। तो अगर हमारा जो नया अमाउंट है वो 12,000 प्लस 600 रुपए है, सॉरी नया प्रिंसिपल अगले साल के लिए, ये मैं आपको बता चुका हूं, वी आर रिवाइजिंग अगेन, ओके। 12,000 प्लस 600 रुपए है, तो 12,000 पर तो आपको 600 रुपए की ब्याज मिलेगी, लेकिन 600 रुपए पर भी आपको 5% की दर से ब्याज मिलेगी। ब्याज पर ब्याज का तो यही है ना, पर 600 पर आपको 5% की दर से कितनी ब्याज हुई? 30 रुपए, ठीक है। मतलब दूसरे साल आपको कितनी ब्याज मिल रही है? 630 रुपए। और साधारण ब्याज में कि दूसरे साल कितनी ब्याज है? 600 रुपए। पहले साल में तो बराबर रहा, 600 कट गया, कोई अंतर नहीं आया, अंतर 0। लेकिन दूसरे साल में चक्रवृद्धि ब्याज में 630 है और साधारण ब्याज में 600 रुपए है। तो 630 में से 600 घटा दीजिए, 30 रुपए का आपका इन दोनों का अंतर आ गया। तो ये है कॉन्सेप्ट। आई होप आप समझे होंगे कि कॉन्सेप्ट क्या चीज है यहां पर, कि आपने ये देखा यार कि ब्याज पर ब्याज मिलती है तो केवल ब्याज का ही तो अंतर होगा, किसी अदर चीज का थोड़ी अंतर होगा। जो ब्याज पर ब्याज मिल रही है उसी चीज का ही तो अंतर होगा। अब 3 वर्षों के लिए क्या होगा समझिए। 5,000 रुपए है, 10% की दर से 3 वर्षों का ब्याज हमें पता करना है। पहली साल का बराबर होगा, ठीक है। लेकिन 5,000 रुपए पर जब 10% की दर से 500 रुपए का आपको पहली साल में ब्याज मिला होगा, साधारण ब्याज में तो 500 ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यही 500 रुपए अगले साल के मूलधन में जुड़ जाएंगे। अगले साल मूलधन कितना हो गया आपका? 5,500 रुपए 10% जुड़ने के बाद, राइट, ठीक है। तो दूसरे वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी आएगी? 5,500 रुपए पर 10% निकाल दीजिए, 550 रुपए। और साधारण ब्याज पर कितनी मिल रही थी? 500 रुपए, ठीक है। दूसरे वर्ष में यानी कि अंतर कितना पड़ गया आपका? 50 रुपए का, ठीक है। तीसरे वर्ष में देखते हैं। तीसरे वर्ष में चक्रवृद्धि साधारण ब्याज तो वही रहेगी 500 रुपए, ठीक है। लेकिन अब ये 560 रुपए जो आपको ब्याज मिली है, सॉरी 550 रुपए जो आपको दूसरे वर्ष की ब्याज मिली है, वो आपके इस दूसरे वर्ष के प्रिंसिपल में जुड़ जाएगी। दूसरे वर्ष का प्रिंसिपल आपका क्या था? 5,500 रुपीज। तो 5,500 में जब आप ब्याज जोड़ेंगे 550 रुपए, तो आपका कितना हो गया? 5,500 रुपए में 550 रुपए जोड़िए, 6,050 रुपए। 6,050 रुपए में आपका आप क्या करेंगे? 10% की दर से ब्याज निकालेंगे, कितनी आएगी? 605 रुपए, राइट। चलिए, अब आपके पास 3 वर्ष की जो चक्रवृद्धि ब्याज में आई वो कैसे कैसे आई? पहले साल में 500 रुपए आई, दूसरे साल में 550 रुपए आई और तीसरे साल में 605 रुपए आई, ठीक है। और साधारण ब्याज में क्या होगा? पहले साल में ही 500 रुपए, दूसरे साल में ही 500 रुपए और तीसरे साल में ही 500 रुपए। इसका मतलब पहले साल की तो कट कर दो, काउंट ही नहीं करनी। दूसरे साल में 550 रुपए आई यानी कि 50 रुपए ज्यादा मिली। तीसरे साल में 605 रुपए आई यानी कि 105 रुपए ज्यादा मिली। तो टोटल आपको 155 रुपए 155 रुपीज ज्यादा मिल गई, और ये आपका अंतर है। तो ये आपका क्या है कि कॉन्सेप्ट है। हमें इसमें फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या कहता है?
हमने क्या करा फिर समझिए। हमने ये तो देख लिया है यार कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल की ब्याज बराबर होती है, राइट। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलती है, और ब्याज पर ब्याज मिलती है का अर्थ क्या है कि एक साल की जो ब्याज है वो दूसरे साल के प्रिंसिपल में जुड़ जाती है, राइट। यही होता है चक्रवृद्धि ब्याज में। तो 5,000 रुपए पर पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेंगे 500 रुपए। यही 500 रुपए अब इसमें जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 5500 रुपए। इसका मतलब अब आपको जो ब्याज मिलेगी वो 5500 रुपए पर मिलेगी। 5500 का 10% 550। अब आपको 550 भी 5500 में जोड़ जाएंगे तीसरे वर्ष के लिए तो हो जाएगा 6050। 6050 का 10% 605, राइट। तब आपने देखा यार पहले साल में तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर आ रही है 500 रुपए, लेकिन दूसरे साल में साधारण ब्याज क्या है 500 रुपए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 550 रुपए, तो 50 रुपए एक्स्ट्रा मिल गई। तीसरे साल में क्या है कि भाई साधारण ब्याज में 500, चक्रवृद्धि ब्याज में 605, यानी कि 105 रुपए ज्यादा मिल गई। तो 105 और 50 155 रुपए हमको टोटल ज्यादा मिल गया। और जो चीज ज्यादा मिल गई यार तो रख लो, ठीक है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग लेकर चल रहे हैं। ट्रिक याद रखिए, जिसको ट्रिक याद होती है उसके लिए सबसे अच्छा है, लेकिन जिसको ट्रिक याद नहीं होती वो व्यक्ति कॉन्सेप्ट को जरूर याद रखे। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज है जो कभी भी आप अप्लाई कर दो, कितना भी अप्लाई कर दो, किसी भी तरह की कंडीशन में अप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। अगर हमसे ये अंतर ना पूछता, हमसे केवल ये कहता कि 5,000 रुपए पर 10% की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज बताओ, तो भी आप लोग इस तरीके से सॉल्व करके ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। और ये मैं उस दिन से बता रहा हूं जिस दिन से मैंने चक्रवृद्धि ब्याज के इस टॉपिक को आरंभ किया था। यही चीज मैंने आपको बार बार बताई है और उसी चीज से मैंने आपको इसका सॉल्व करने का तरीका बताया है, और यही होता है रिवीजन। ओके। और अब मुझे लगता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के हम इस टॉपिक को यहीं विराम कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल मत मान के चलिए कि टॉपिक पूरा खत्म हो गया। कोई भी टॉपिक का एंड नहीं होता, वो नए रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो जाता है। आपने जब परसेंटेज पढ़ा था, आप महसूस कर रहे होंगे परसेंटेज का प्रयोग अभी तक होता है, चाहे हमने लाभ हानि पढ़ा हो, चाहे सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा हो, ठीक है, होता है, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो, तो वो नए रूप में सामने आता है। ऐसे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज जो आपने पढ़ा है वो भी आपके नए रूप में आपके सामने आएगा। और जो चीज नए रूप में सामने आती है ना, वो चीज हमारी पूरी प्रोसेस को मजबूत करती है। ये आधार है जिस पर आपको अपना मकान बनाना है। ओके। अगला जो टॉपिक होगा जो हम करेंगे वो होगा टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क के लिए मैं आपको बहुत अच्छे से बता देता हूं। मल्टीप्लिकेशन में आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर लीजिए, यू विल हैव टू डू दैट। एलसीएम वाली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, जो कंटेंट दिया है एलसीएम का, रिवाइज देम अगेन। ओके, क्योंकि आपका इसमें बहुत ही अधिक प्रयोग होना है। टाइम एंड वर्क में खुशी की बात आपके लिए ये है, वी विल नॉट रिमेंबर इवन अ सिंगल फॉर्मूला, बट वी विल रिमेंबर द ट्रिक फॉर्मूला। ओके, क्योंकि कुछ जगह पर ट्रिक होती ऐसी है जहां बताना इतना आवश्यक होता है कि उसके बिना काम अधूरा लगता है, ठीक है। तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश के साथ कि हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज को यहीं समाप्त कर रहे हैं। आगे आपसे मिलूंगा और आपके फीडबैक को मैं जरूर सीरियसली लेता हूं। आप ये बिल्कुल मान के ना चलें कि आपके फीडबैक पर मैं ध्यान नहीं देता। जो भी आप लोग मुझे फीडबैक देते हैं वो मेरी कार्य कुशलता को दर्शाता है। ओके, और आप लोगों का मैथ्स में इंटरेस्ट को दर्शाता है। आप लोग फीडबैक जरूर दीजिए। मुझे आपकी जरूरत जैसे जैसे मालूम पड़ती है मैं अपने तरीकों को वैसे वैसे बदलता हूं, ताकि आपकी जरूरत के बड़े अंश को मैं पूरा कर सकूं। पूरी जरूरत तो किसी की पूरी नहीं होती, बस जितना बड़ा अंश मैं पूरा कर सकूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके, तो तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।